हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज जुलाई 22। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे वही मैंने को बताया था जैसे पैकेजेस का चलेगा। दो दो पॉइंट्स एक एक पॉइंट करके ऐड होता रहेगा। वैसे हम एडिटोरियल डिस्कशन देख चुके हैं, एक मेन अपनी आंसर राइटिंग बना चुके हैं, बट कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन कर देना ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हुआ है। टेलीफोन नंबर्स लिंक टू 10 प्राइम मिनिस्टर्स, 3 प्रेसिडेंट्स और किंग भी अपीयर हुआ है लिस्ट में कि दे वर द पोटेंशियल टारगेट्स फॉर स्पाइंग। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को सीधा सीधा ब्लेम लगा दिया है कि इंडिया गवर्नमेंट इसके पीछे, इंडिया ने सीधा सीधा रिजेक्ट किया है। तो आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सर हमने देखा था कि टेलीफोन नंबर्स लिंक टू 10 प्राइम मिनिस्टर्स, अगर आप ऐड करना चाहें। नहीं तो अभी तक हमने जितना लिखा है, जितने नोट्स में है वो सफिशिएंट है। बट फिर भी अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, चलेगा। आज एक दूसरी खबर ये थी, कल भी आया था ये न्यूज़पेपर में, क्योंकि एक राज्यसभा में जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी जान नहीं गई है कोविड 19 की में। अब ये तो वही हाल हो गया, कल को ये उठ के कह दे कि हिंदुस्तान में कोई कोविड 19 से ही डेथ नहीं हुई है। तो ये जो ऑपेक्शियस और ये बेफिजूल की ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, बहुत गलत होती हैं। इसको हमने अगर लिखना होगा, या जब हम लैक ऑफ ऑक्सीजन के जो हमने एडिटोरियल डिस्कशंस वगैरह की थी, डेथ्स पे डिस्कशंस की थी, उसमें हम लिख सकते हैं कि उसके बाद की गवर्नमेंट का क्लेम कि हमने एक भी ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई है, ये क्या शो करता है? ये बेसिकली उनकी लैक ऑफ एम्पैथी, और ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे बेसिकली जो लोग इस दलदल से गुजरे हैं, जिन्होंने अपने लोगों को मरते हुए देखा है, अपने करीबियों को मरते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। हाँ, टेक्निकली अगर हम ये बात देखें तो हाँ ज़रूर ठीक है, क्योंकि किसी भी डेथ सर्टिफिकेट पे या मेडिकल रिकॉर्ड पे ये नहीं लिखा जाता है कि पेशेंट की जो डेथ हुई है वो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हुई है। बट जो सेंटर की खुद के हाल थे अप्रैल मई में, जो उन्होंने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कैपेसिटी है जितनी भी है सबको ट्रांसफर कर दिया था, इतनी ज़्यादा कैपेसिटीज बढ़ाई थी मेडिकल ऑक्सीजन की, जहाँ 3 टन 3,000 टन बनती थी, 9,000 टन करी उसको। तो इतना बढ़ाने का मतलब क्या था? ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी थी, तभी कैपेसिटीज बढ़ाई गई थी। जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी उसको बंद किया गया था, सब कुछ मेडिकल में ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो इसका मतलब ये खुद बता रहा है कि हमें उस टाइम ऑक्सीजन की कमी हुई थी। बट उसको ये लोग नहीं मान रहे हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है, ये दिखाता है कि गवर्नमेंट क्या कंसिडर कर रही है लोगों की तरफ या नहीं कर रही है। दूसरा क्या है कि इंडिया खुद दिखाता है कि थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड 19 डेथ्स हमारी ग्लोबली हुई हैं। ऑक्सीजन क्राइसिस हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ बने हुए थे। मोर्टेलिटी फिगर्स, हम लोग जो हम डेथ एक्सेस डेथ्स देख रहे हैं वो हमारा हम अंडर काउंट कर रहे हैं। बट समझ नहीं आ रहा है कि डिनाइंग करना कि ऑक्सीजन शॉर्टेज कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है, उससे सेंटर को क्या मिलेगा? इसमें अब क्या है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहेगी। डेली टू डेली इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज ये थोड़ा-सा ये एडिटोरियल पे आया हुआ था, उसमें जो हम ले ले सकते थे ले लिया है। कुछ अगर और अच्छा एडिटोरियल आएगा, विल टेक इट, विल डिस्कस इट, विल मेक पॉइंट्स आउट ऑफ इट। बट थोड़ा-सा ही लिखिएगा इसको, थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में मैंने आपको पहले ही बताया था, डोंट गो डीप इनटू इट। उसमें एक पेज 1 पे था, जिसमें लिखा है कि एज़ मैनी एज़ 1.19 लाख चिल्ड्रंस, मतलब 1,20,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राइमरी केयर के बस, चाहे एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट को या बोथ पेरेंट्स को लूज किया है, या कस्टडियल ग्रैंड पेरेंट्स को लूज किया है ड्यू टू कोविड 19। अब ये क्या है, ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए इसको कैसे लिखना होता है, कैसे नहीं लिखना होता। माई सिंपथीज विद देम। बट अगर हमें अपने यूपीएससी से कंसर्न में देखना है, तो जैसे हमने 30 मई में देखा था कि पीएम केयर्स फंड आया था फॉर चिल्ड्रन और orphans इम्पैक्टेड ड्यू टू कोविड। फिर हमने हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑन एजुकेशन ऑफ ऑर्फन्स, बहुत छोटा छोटा सा ये एक एक 10-15 सेकेंड 10-15 सेकेंड आपके लगेंगे, ये 2 लेक्चर सुन लेना। वैसे इसके ऊपर हमने 1-2-3 लेक्चर्स और करे थे, बट इतने 5-6 लेक्चर्स आप इस टॉपिक के लिए करेंगे तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक बारी 2 लेक्चर्स देख लीजिएगा, कभी भी अगर आगे आए तो आपने लिखना होगा। तो ये फिगर्स हम इसके साथ जोड़ सकते हैं इस आंसर राइटिंग के साथ। तो आपका थोड़ा सा आंसर ना अच्छा लगेगा कि हाँ, आप डेली टू डेली न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं। ये नहीं है कि एक आप मैगजीन पढ़ रहे हैं कि देखा भैया क्या हो रहा है, और आप डेली टू डेली अवेयर नहीं है। तो थोड़ा सा ये ज़रूर देखिएगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे इंडियन तालिबान का था, थोड़ा सा इस बारे में देखते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह डिस्कस करते हैं, और ये जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए वैसे वैसे ही बनाइएगा। अगर आपके ऊपर तालिबान को लेके या अफ़गानिस्तान को लेके कुछ भी आता है, तो पहले आप जो हमने 1 अप्रैल को डिस्कस किया था, अगर आपने सुन रखा है, नोट बना रखे हैं, पहले स्टार्टिंग ही उसी से होती है हमारी उस लेक्चर की।
प्लीज़, प्लीज़ दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छी तरह सुन रखा है, दैट्स इनफ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इंडिया की जो अफ़गान पॉलिसी है, वो इस टाइम बहुत बड़े रास्ते पे हम अटके हुए हैं, क्योंकि हमें अपने सिविलियन एसेट्स भी बचाने हैं और हमें वहाँ के इंटरनेशनली रिलेवेंट भी रहना है, क्योंकि देखिए जो गेम इन एंड अराउंड अफ़गानिस्तान चल रही है और हम उससे बेखबर रहें तो वो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। तो हमें वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अपने एसेट्स को भी बचाना है, जो हमने $3 बिलियन वहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं, और हमें वहाँ पे एक मेजर प्लेयर की तरह भी उभरना है, ताकि हम लोगों को भी एक अफ़गानिस्तान में रोल रहे। अब क्यों रहे, क्यों ना रहे, वो भी हम आगे देखेंगे। देखिए, हमें अपने खुद एक नेशनल इंटरेस्ट में भी हमें अपनी टॉक्स जो हमें बातचीत है, अब हमें शुरू कर देनी चाहिए विद द तालिबान। बिफोर इट इज़ टू लेट, हमें वी शुड स्टार्ट इट। एंड उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक कोई रिकॉग्निशन दे रहे हैं तालिबान को, बट जब हमें ये दिख रहा है कि टोटल 400 डिस्ट्रिक्ट्स में से 1/3 जो है अब अफ़गानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल में हैं, तो हमारे लिए तालिबान से डायरेक्ट टॉक करना ऑप्शन जो है, इट इज़ इंडीड द बेस्ट। ठीक है, हमारे पास वैसे ही ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम हैं, और उन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो चल इस टाइम हमें वाजिब लग रही है, वो यही है कि वी शुड स्टार्ट टॉकिंग टू द तालिबान डायरेक्टली। अगर हम बात करें पुरानी, तो हमने देखा था जब 2018, ये हम लेट 2018 लास्ट क्वार्टर की बात है, जब मॉस्को में ऑर्गेनाइज हुई थी कॉन्फ्रेंस, जिसमें तालिबान भी थे, अफगानिस्तान की हाई पीस काउंसिल भी थी, और कई जो इस रीजन से कनेक्टेड हैं उन कंट्रीज में आई, वो कंट्रीज भी समिट में आई थी। इंडिया ने अपने नॉन ऑफिशियल डेलीगेशंस भेजे थे। फिर हमने सितंबर लास्ट ईयर में भी देखा था कि इंडिया एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने इनॉग्रल सेशन जो ज़रूर ज्वाइन किया था, इंटर अफ़गान नेगोशिएशंस इन दोहा, बट वो उसमें क्या है ना, कि हमने एक इनडायरेक्टली एक अप्रोच की थी, हम डायरेक्टली कहीं नहीं जा रहे थे। तो ये जो हाफ हार्टेड, हाफ एम्बैरेस्ड, ये जो हमारी हेजिस्टेंटली हम जो टॉक आउटरीच कर रहे हैं तालिबान की तरफ, वो सफिशिएंट नहीं है टू सेफगार्ड इंडिया इंटरेस्ट। क्योंकि हम रैपिडली जो ये पॉलिटिकल जो शिफ्टिंग हो रही है अफ़गान में, जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप का जो हम देख रहे हैं, हाल चल रहा है, जिस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, उसमें अगर हम तालिबान को इग्नोर करते हैं, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हमें अपना ओपन डायलॉग शुरू करना पड़ेगा विद विद द तालिबान, एंड इट इज़ स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी। अब क्या है कि व्हाई न्यू दिल्ली जो है, अगर हम देखें क्वेश्चन, वो अपने साथ अपनी, अब देखिए, आप प्रॉज़ एंड कॉन्स ज़रूर लिखने होते हैं। ये नहीं है कि आप ये लिख दें कि नहीं, हमें तो करना होगा शुरू, चाहे आपको बेसिक्स ना पता हो। तो हमें दोनों लिखने होते हैं कि क्या खतरा है अगर हम करते हैं शुरू, और क्या अच्छी चीज़ है जो हम करते हैं। अब खतरा क्या है, क्यों हम क्लोज़ रखना चाहते हैं? कहते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि अगर न्यू दिल्ली एंगेज करता है तालिबान के साथ डायरेक्टली, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अफ़गानिस्तान के प्रेज़िडेंट अशरफ गनी, जो आज तक हमारे इंडिया के ट्रस्टेड पार्टनर रहे हैं। बल्कि वो तो, उन्होंने, आपने देखा भी था अभी कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान के पीएम के सामने वो बैठे भी हुए थे, पाकिस्तान के पीएम, और उनके सामने उनको लताड़ा है, बहुत तगड़ा लताड़ा है, और कहा है कि आप ज़िम्मेवार हैं हमारे यहाँ, और इंडिया की तारीफ़ भी की थी। तो इंडिया के एक ट्रस्टेड पार्टनर है। अगर हम तालिबान से डायरेक्ट टॉक शुरू करते हैं, तो वो अनईज़ी हो जाएँगे, और फिर वो एक, क्या है ना, शुरू करेंगे देखना टुवर्ड्स चाइना, एससीओ फॉर नेशनल सिक्योरिटी, और अपने पर्सनल पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए भी। दूसरा हमारे लिए दिक्कत क्या है कि हमें यही नहीं पता है कि हम तालिबान में अगर बात करनी है तो किससे करें? क्योंकि एक तो हमारे पास जो उनकी क्वेटा शुरा या फाइटर्स हैं, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के, हमारे पास उनका एक्सेस नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है, वो बचता है जो दोहा में तालिबान के नेगोशिएटर्स बैठे हैं, या उनके लीडर्स बैठे हैं, जैसे कि अब्दुल सलाम ज़ईफ़, उनके साथ बात करना, और उनका हम जानते हैं कि वो जो हैं, वो और पाकिस्तान एक हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये भी दिक्कत है कि हमें यही नहीं पता है कि तालिबान में अगर हमें टॉक्स करनी है तो किन के साथ करें। तीसरा हमें ये दिक्कत है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि तालिबान की रियल इंटेंशंस क्या होंगी अगर वो पावर में आ जाते हैं काबुल में। कल को ये ना हो कि वो आएँ और फिर वही वाला हमारा जो IC-814 ले गए थे प्लेन कंधार में, और दिक्कत दी थी हमें, तो वो ही वाला हाल ना हो जाए हमारे लिए। और दूसरा क्या, चौथा पॉइंट क्या है कि हम अगर तालिबान से रिश्ते बनाने शुरू करते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है जिसको हम अनरीज़नेबल नहीं मानेंगे, और रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान है, हो सकता है वो कश्मीर में हमें दिक्कतें देना शुरू कर दे, अगर हम उसकी तरफ पहुँचते हैं, तालिबान की तरफ। बट बट हमने लिख दिया कि हमें क्यों नहीं कर रहे हैं इंडिया। अब क्यों करना चाहिए? देयर आर मोर कंपेलिंग रीजंस कि हमें क्यों एंगेज करना चाहिए तालिबान के साथ मोर प्रोएक्टिवली एंड ओपनली। पहली बात कि
आज के टाइम में अगर हम देखें तो देखिए पुरानी बातें छोड़ दीजिए जो 1996 की थी, जो हम 1 अप्रैल में देख चुके हैं। अब की बात ये है कि जो तालिबान 2.0 है, वो अब ऐसा नहीं है कि जैसे पहले था। सबसे बड़ी बात है कि जो भी पॉलिटिकली थिंग्स होंगी अफ़गानिस्तान में, कभी भी कुछ पॉलिटिकली कुछ भी डिसाइड किया जाएगा, उसमें तालिबान का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। और आज हम देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं रिकॉग्नाइज करती थी तालिबान को, आज के टाइम पे वो रिकॉग्नाइज भी कर रही है, नेगोशिएट भी कर रही है, एंड दे वांट टू डू बिजनेस विद द तालिबान। तो हमें इस टाइम ज़रूरत क्या है कि हम भी वही रूट फॉलो करें। दूसरा क्या है कि तालिबान आज के टाइम पे दे आर लुकिंग फॉर रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनर्स, ताकि वो उनको रिकॉग्नाइज कर सकें, लेजिटिमेटली एक्सेप्ट कर सकें, स्पेशली वो देख रहे हैं अपने नेबरहुड में। तो अगर हम लेस प्रोएक्टिव रहे इंडिया के एंगेजमेंट विद द तालिबान, तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान उसको रिकग्नाइज कर रहा है। तो कल को हम नहीं कर पाए और उन्होंने अफगानिस्तान पर रूल करना शुरू कर दिया, तो हमारे हाथ से बिल्कुल सारी गेम पत्ते फिसल जाएंगे। अब दूसरा क्या है, हम जानते हैं कि जो तालिबान है बेसिकली पाकिस्तान का बुनाया हुआ ये ग्रुप है। पाकिस्तान ने ही इसको पैसा दिया, पाकिस्तान ने इसको पैदा किया। बट अब हमें ये सोचना कि तालिबान 2.0 जो है, वो भी पाकिस्तान का पपेट रहेगा या पाकिस्तान की बातों को फॉलो करेगा अपॉन गेनिंग पावर इन काबुल, तो ये हमारी मिस्टेक होगी। क्योंकि क्या है कि तालिबान 2 पहले वाला तालिबान अलग था, बट जो ये तालिबान 2.0 है, जो इंटरनेशनली अगर रिकग्नाइज हो गया तो इंटरनेशनली वो बेसिकली एक्सपोज हो जाएगा। और जब वो अगर आ गया रूलिंग में, तो वो क्या है, वो अपनी एजेंसीज, अपना सॉवरेन क्लेम्स भी हो सकता है, वो कल को क्वेश्चन कर सकता है। दुरन लाइन जो हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। देखिए पहले तो तालिबान पैसे लिया करता था पाकिस्तान से, तो वो उसकी सुनता था। कल को हो सकता है सरकार में आ जाए, तो हो सकता है वो अपनी जब सारी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनाएगा। कल को आपको पता है दुरन लाइन का हमेशा कंट्रोवर्सी रही है, तो कल को वो हो सकता है पाकिस्तान से भी पूछ ले कि भैया दुरन लाइन का क्या करना है, ये लेजिटिमेट नहीं है, इसको ठीक करो। तो उसके रिलेशंस बल्कि पाकिस्तान के साथ खराब हो सकते हैं, और इसलिए पाकिस्तान भी कंसर्न रहता है इन चीज़ों को। तो हमें उसके साथ रिलेशंस बनाए रखने चाहिए, ताकि हम कल को पाकिस्तान के साथ एक डिप्लोमेटिक गेम खेल सकें। हमें इंडिया को इस टाइम ज़रूरत है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं अफगानिस्तान में, इंक्लूडिंग द तालिबान, हम उनके साथ बातचीत करते रहें, ताकि हम अपने इंश्योर कर सकें जो सिक्योरिटी है हमारी सिविलियन एसेट्स। और ये एक स्ट्रैटेजिकली भी हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम पाकिस्तान के साथ वो रहे। और दूसरा हमारे इकोनॉमिक सेंस से भी, क्योंकि अगर हम विड्रॉ कर जाते हैं, जैसे हमने देखा, हमने एम्बेसीज बंद कर दी, अपनी काउंसलेट्स बंद कर दिए 3-4 जगहों से। और हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर $3 बिलियन वहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो इकोनॉमिकली भी ये हमारे लिए, अगर स्ट्रैटेजिकली भी हम छोड़ें, तो इकोनॉमिकली भी ये सेंस नहीं करता ये चीज़। और दूसरा क्या है, अगर हम, लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि इंडिया अगर प्रोएक्टिव नहीं रहा अफगानिस्तान में, मतलब आज आज से, तो दिक्कत क्या होगी, और अगर लेट हो जाता है, तो वहाँ पे ना रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना बेसिकली इमर्ज होंगे एज अ मेजर पार्टनर या मेजर शेपर ऑफ अफगानिस्तान पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल डेस्टिनी। वो बेसिकली हमारे लिए खतरा होगा। देखिए किसी भी कंट्रीज में हर आदमी चाहता है कि मेरी चले, मेरी चले। कल को बहुत काम निकलता है, बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होती है। तो आज तो हमारे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ अच्छे रिश्ते हैं, बट कल को उनकी चली ही नहीं और आ गया तालिबान पावर में, और हम उसको दरकिनार करके रखें, वही 1996 वाला फॉर्मूला अपनाए रखें, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, ना स्ट्रैटेजिकली ना इकोनॉमिकली। तो हमें ज़रूरत है इस टाइम हम ओपनली टॉक्स करें उनके साथ। उस वक्त एक पेज 8 पे था आकाश का, थोड़ा सा आकाश का देख लीजिए। आकाश मिसाइल जो है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिएगा। वो मल्टीपल टारगेट्स को मल्टीपल डायरेक्शन से मार सकती है। दूसरा पॉइंट, ऑल वेदर मिसाइल है। उसकी स्पीड जो है 2.5 टाइम्स है साउंड से, याद रखिएगा, लाइट से नहीं है, लाइट से तेज कुछ नहीं होता, साउंड से 2.5 टाइम्स है। और लो, मीडियम और हाई एल्टीट्यूड्स के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये इंडिया की 30 जो हमारी 30 साल पुरानी गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड, उसमें जैसे अंदर मिसाइल्स भी आती है, नाग, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, तो उसमें ये आता है। हमने बेसिकली इसको याद कर रखा था, जब मैं अपने टाइम पे याद करता था तो पंथ के नाम से याद किया होता, PANT, पंथ कह दो, पैंट कह दो। तो उसमें पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, और अग्नि के साथ मैंने आकाश को भी जोड़ रखा था। तो उस, अच्छा, दूसरा हमारे इसमें इंडिजिनसली डेवलप्ड रडार है जिसका नाम है राजेंद्र। और मिसाइल जो है डेवलप करी है DRDO ने। और बेसिकली ये जो न्यूज़ थी, वो न्यूज़ इसलिए थी क्योंकि न्यू वेरिएंट आया आकाश मिसाइल का, आकाश NG। उसकी स्लाइटली बेटर रेंज है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
पेज 13 पे था इंग्लिश सिटी ऑफ लिवरपूल के बारे में, उसको रिमूव कर दिया गया यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उन्होंने कहा अब आपने न्यू बिल्डिंग्स बना ली हैं, फुटबॉल स्टेडियम बना लिए हैं, तो जो अट्रैक्टिवनेस थी पुरानी प्राचीन आपकी विक्टोरियन डॉक्स की, वो खत्म हो चुकी है। तो अगर देखा जाए और कौन सी जगह हुई हैं, वो एक तो 2007 में हुई थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी ओमन में, वो क्योंकि वहाँ पोचिंग और हैबिटेट लॉस हुआ था। और 2009 में हुई थी रेजिडेंट एल्बेन वैली इन जर्मनी। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ये क्यों हुई थी क्या नहीं हुई थी, उसको देखने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा लिवरपूल, दूसरा नाम है वाइल्ड सेंचुरी इन ओमान, और तीसरा है जर्मनी की रेजिडेंट एल्बे वैली। ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, एक ब्रैकेट डाल के इसमें लिख लेना इसको हटा दिया गया है यूनेस्को से। तो आपके पास अगर कल को पूछ लेते ना कि कौन सी साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम सारा यूनेस्को पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं उसके प्रीलिम्स फैक्ट। अगर आपके पास अब क्वेश्चन आ सकता है तो हो सकता है आपसे अपना आपको लिस्ट दे दे 3 4 पॉइंट्स में कि इनमें से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो अगर आपको ये 3 पता होंगे ना, तो एलिमिनेटिंग टेक्निक से, एलिमिनेशन ऑप्शन से आप स्ट्राइक ऑफ कर देंगे और इजीली आंसर कर देंगे। मतलब सपोज आपको 4 दे दिया और आपको बोल दिया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है बोल देते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिए उनमें से 3 हैं, और हो सकता है एक नाम इन तीनों में से कोई दे दे। तो वैसे सबको तो ना कि आप चलते हुए आप कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं याद रखोगे, बट उसमें हेल्प क्या करेगा आपका कि अगर आपको ये 3 नाम पता होंगे और वो 3 में से एक नाम इसमें से उसमें जरूर देख रखा होगा, तो आप तुरंत एलिमिनेशन टेक्निक से आप यूज करके आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।